नमस्कार। दूरदर्शन के साहित्य सर्जन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह उपन्यास जो इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, इसके बारे में अखबार, मैगज़ीन, सोशल मीडिया और कई जगह पढ़ने में आ रहा है, जिसे न सिर्फ साहित्य से जुड़े लोग, आम गृहिणी और यहाँ तक कि फिल्म जगत की हस्तियाँ भी पढ़ रही हैं और सराह रही हैं। उपन्यास का नाम है रुदादे सफ़र और जिसे लिखा है सीहोर के ख्यात साहित्यकार पंकज सुबीर जी ने। पंकज सुबीर जी साहित्य की हर विधा में हाथ साध चुके हैं, या यूँ कहें कि वो हर विधा में लोहा मनवा चुके हैं, और उन्होंने साहित्य की हर विधा में लिखने के बाद उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपना नाम, सीहोर का नाम और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक साहित्य के जरिए पहुंचाया। उन्होंने अपना सफ़र एक छोटे से कस्बे से शुरू किया और आज कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर वो अपना नाम साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पंकज जी से रुदादे सफ़र पर चर्चा। और मैं चाहूँगा कि चर्चा शुरू करने से पहले एक बार, क्योंकि हम उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी जो विधा है, उपन्यास विधा, उस पर जो चर्चा है वो पहले कर लें। उनका पहला उपन्यास जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, यह वो शहर तो नहीं। इसके बाद दूसरा उपन्यास अकाल में उत्सव, जो किसानों की व्यथा और प्रशासन तंत्र पर आधारित है। किसान की पीड़ा और प्रशासन का दबाव दोनों एक साथ दिखाने की बेबाक कोशिश है, जो सफल रही। तीसरा उपन्यास संप्रदाय, धर्म, अध्यात्म और उनके दर्शन को दिखाता है। तीसरा उपन्यास है जिन्हें जुर्म इश्क पर नाज था। अब चौथा उपन्यास जो है ये बिल्कुल अलग है, जो रिश्तों और बहुत सारी अलग तरह की चीज़ों पर आधारित है, जो चर्चा में आपको पंकज सुबीर जी खुद बताएंगे। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लेखक की ज़ुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ पंकज जी का कार्यक्रम में। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि रुदादे सफ़र क्या है? रुदादे सफ़र असल में उर्दू का शब्द है। रुदाद कहते हैं वृत्तांत को या किसी का हाल सुनाना। जैसे रुदादे ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी का हाल, उसी तरह से रुदादे सफ़र का मतलब होता है कि सफ़र का हाल, जिसको हम हिंदी में यात्रा वृत्तांत कहते हैं, उसको उर्दू में रुदादे सफ़र कहते हैं। तो ये उपन्यास चूँकि एक ज़िंदगी और एक ज़िंदगी का जो सफ़र है उसका पूरा वर्णन करता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसका नाम रुदादे सफ़र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने उपन्यास पढ़ा है, इसमें जिक्र आता है ये गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ की शायद, और अगर आपने नाम रखा है, गज़ल का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं शायद ये आपके जहन में बैठी हुई गज़ल है और इसका कुछ आपसे रिश्ता है। हाँ, ये असल में निदा फ़ाज़ली की एक बहुत मशहूर गज़ल है। उसका एक शेर है कि अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। तो हम सब की ज़िंदगी की कहानी यही होती है कि हम कहीं और जाने के लिए निकलते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ तय नहीं होता कि जो आपने तय कर रखा है आपकी ज़िंदगी का सफ़र वैसा ही कटेगा। तो ये जो रुदादे सफ़र है, जो निदा फ़ाज़ली ने कहा कि हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए, हम सब कहीं और जाने के लिए निकलते हैं और अंततः कहीं और पहुँच के समाप्त होते हैं। तो वो उस शेर में जो रुदादे सफ़र शब्द युग्म था वो मुझे बहुत पसंद आता था। जब इस उपन्यास को लिखने बैठा तो मुझे लगा कि रुदादे सफ़र से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो निदा फ़ाज़ली कह रहे हैं कि कहीं और जाने के लिए निकले और कहीं और पहुंच गए, इस कहानी में भी यही हो रहा है कि इसके पात्र किसी और यात्रा पर निकलते हैं और किसी और मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो वहीं से प्रभावित होकर शायद ये रुदादे सफ़र आता है। कहानी पात्रों के साथ जब चलती है तो कई विषय हैं। पिता पुत्र की कहानी, पिता पुत्री की कहानी है, जो उनके संबंध, उनकी समझ और एक परिवार की जो समझ है और परिवार कैसे चलता है, बहुत सारे विषय आपने इसमें उठाए हैं और उनको उजागर भी किया है और उनको कैसे निभाया जाए ये भी बताया है। साथ में आपकी जो शुरुआत से जो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो देहदान जैसा जो विषय है, जिस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लिखा गया है, और लिखा गया है तो इस तरह से कुछ रिश्तों के साथ, एक रूहानी रिश्तों के साथ, ताकत के साथ और
बेबाक तरीके से लिखा है। तो देहदान जैसे सब विषय पे लिखना और फिर उसमें एनाटॉमी जैसा कठिन विषय आपने चुना, तो आपको कहीं भय तो नहीं था कि एनाटॉमी आप समझा भी पाएंगे या नहीं? हाँ, देखिए इसको लिखते समय मुझे भय तो बहुत था, क्योंकि देहदान, सबसे पहले तो देहदान एक ऐसा विषय है जिसको हम सब चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देहदान करें। क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और मेडिकल कॉलेज में वहाँ के बच्चों को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास में काम करने के लिए, वो जिनको कैडावर कहते हैं, जो शरीर होते हैं जिन पर वो काम करते हैं, उनकी कमी है, वो है ही नहीं। 30-30, 40-40 बच्चे एक बॉडी पर काम करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि 1-2-3 बच्चों के बीच में एक बॉडी हो, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएँ। तो इसीलिए मुझे देहदान को लेकर कुछ लिखना था। एनाटॉमी को लेकर थोड़ा चिंता मुझे ये थी, क्योंकि एनाटॉमी में सारा का सारा जो वर्णन करना है उसमें आपको अंग्रेज़ी के शब्द भी आने हैं, टेक्निकल शब्दावली भी आनी है। तो उसके बीच में मुझे भय था कि जो हिंदी का पाठक है उसको कहीं ऊब ना होने लगे इससे, उसको ऐसा ना लगने लगे कि ये उपन्यास उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और उस चक्कर में ऐसा ना हो कि उपन्यास नीरस हो जाए और इसमें से रस खत्म हो जाए। तो फिर मैंने इसमें पिता और पुत्री के संबंधों का जो समावेश किया वो केवल इसलिए किया है कि ये उपन्यास एक तरफ इमोशंस को लेकर चले और एक तरफ सरोकारों को लेकर चले, तो ये एक संगम है उन दोनों का। जैसा मैंने जब पढ़ा तो बार बार शव, एनाटॉमी, देहदान, अकेलापन, पतझड़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। और कई बार लगा कि हम बहुत इमोशनल भी हो गए, संवेदनाएं थी, भावुक हुए, पर आखिरी में जब उपन्यास खत्म होता है तो एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ जाता है। ये सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इसको साधने में कितनी दिक्कत आई, क्योंकि आप एक पूरा बार बार नकारात्मक बातें आ रही हैं और आप एकदम से प्रभाव जो सकारात्मक छोड़ते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। तो ये किस तरह की परेशानी आई और किस तरह से आपने इसको साधा? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि चूँकि उपन्यास में बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं। नकारात्मक बातें इसलिए क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में इस उपन्यास को लेकर बार बार जाते हैं, जहाँ पर शवों को काटा जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो शवों को काटते हैं, फार्मेलिन है वहाँ पर। और इस उपन्यास में ये भी बताया गया है कि जब देहदान की कोई देह प्राप्त होती है तो उसका शव परिरक्षण जो होता है, जिसको एम्बॉल्मिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो कैसे होता है कि बॉडी में से पूरा ब्लड निकाल के उसकी जगह फार्मेलिन भर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी के पाठक के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये सब चीज़ें थी। मुझे लगता रहा कि बहुत नेगेटिव है इसके अंदर चीज़ें, कि उनसे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं इस उपन्यास को इन सब के साथ में वहाँ तक पहुँचाना चाहता था कि इसको पढ़ने के बाद देहदान के लिए कोई प्रेरित हो जाए। इसीलिए मैंने इस उपन्यास में बार बार ये दिखाने की कोशिश की है कि एनाटॉमी विभाग में जो शव आता है देहदान के बाद, उस शव का कितना सम्मान किया जाता है। वो बच्चे उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने प्रार्थना करते हैं और बाकायदा उसको अपनी ज़िंदगी का पहला शिक्षक मानते हैं। जो वो शपथ लेते हैं, उसमें उस शपथ में लिखा हुआ है कि ये जो शरीर हमारे सामने रखा है देहदान वाला, ये हमारे जीवन का पहला शिक्षक है जो हमें एनाटॉमी सिखाएगा। तो इतना सम्मान, अभी किसी ने चर्चा में मुझसे कहा कि हमने भी देहदान किया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस बॉडी का इतना सम्मान होता है, हमें नहीं पता था कि इस बॉडी का किया क्या जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस शरीर का कितना अच्छा उपयोग होता है, जो अंत में भी, जो हम अंत पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो अंत में भी वही एक सकारात्मक प्रभाव आता है। आपने कहा कि इस जो देहदान हुआ तो उसकी शव का या एक पार्थिव शरीर का जिस तरीके से सम्मान होता है, मैंने कहीं सुना था, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, आपके मुँह से ही सुनना चाहूँगा कि ये आया कहाँ से एकदम से कि शव का सम्मान और इस उपन्यास को लेके देहदान, और कहाँ से पता चला? क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं हैं। हाँ, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद कई लोग ये मानने लगे कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। कई बार आपको कलेक्टर मान लिया गया, कई बार मेडिकल का स्टूडेंट, कई बार पत्रकार जो आप थे, लेकिन यहाँ आके लोग मानने लगे कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की है। तो वो कौन सा वाक्य था जहाँ से ये उपजा? क्योंकि एक बीज बोया जाता है, तो वो बीज क्या था? असल में मैं खुद तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो लेखक हूँ, लेकिन मैं 2 पीढ़ियाँ के बीच में हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं और मेरी बेटी भी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो जब मेरी बेटी पहली बार
कॉलेज से वापस आई तो मैंने पूछा, क्योंकि मेडिकल में एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, तो मैंने पूछा कि जब तुम बॉडी या शरीर के पास गए तो डर तो नहीं लगा? तो उसने कहा नहीं, डर तो नहीं लगा। फिर उसने बहुत अच्छे से एक बात कही कि वो जो बॉडी थी उसको लेकर उसने कहा कि उन अंकल की थोड़ी थोड़ी शेविंग बढ़ रही थी। तो उस एक वाक्य ने मेरे अंदर अचानक कुछ इमोशंस पैदा किए और मुझे ऐसा लगा कि हम सोचते हैं कि देहदान वाली शरीर का कितना बुरा उपयोग होता होगा, लेकिन वहाँ पर वो बच्चे सम्मान कर रहे हैं और उसका बाकायदा संबोधन है कि वो उस बॉडी को भी अंकल कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये उपन्यास उस एक वाक्य से उपजा था और उसी को पूरा करने में फिर इतना सब कुछ लिखा चला गया। बिल्कुल, तो बेटी को श्रेय जाता है, बेटियों के उपन्यास के लिए बेटी को ही श्रेय जाता है। इसके बाद एक और चीज़ जानना चाहूँगा, थोड़ा जब मैं इसको पढ़ रहा था बार बार तो मैंने कहीं कहा भी है और मुझे अच्छा लगता है गाने सुनते हुए, गज़लें सुनते हुए पढ़ना और लिखना भी। जब आपका उपन्यास पढ़ रहा था तो मुझे बार बार मोबाइल पे गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर कुछ गाने सर्च करने पड़ रहे थे, कुछ नज़में, कुछ गज़लें। आबिदा जी को बहुत सुना है, मगर आपने कुछ ऐसी नज़में और ऐसे गज़लें डाल दी उनकी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। तो क्या ये प्रयास सिर्फ आपके अंदर था कि आप हमेशा से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो वे प्रयोगवाद था, या गज़लें आपके, नज़में आपके दिल के करीब थी, या इसका जो पतझड़ था या जो ग्रे डार्क कलर था इस उपन्यास का, जो मैंने कहा नकारात्मकता पहले, उसको कम करने के लिए आपने किया है? हाँ, असल में चूँकि होता क्या है कि जब हम कोई बहुत उदास सा उपन्यास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो उस उदासी को थोड़ा सा सरस कर दें। तो इसमें अर्चना, जो डॉक्टर अर्चना का एक चरित्र है, वो डॉक्टर अर्चना चूँकि बहुत उदास है, वो अकेली है, उसका जीवन बिल्कुल अकेला है, तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारे गीत और बहुत सारे गज़लों का इसलिए समावेश किया है कि उस अकेलेपन में थोड़ा सा गूंज हो, थोड़ी सी उसमें गीतों की आहट हो, तो जो पाठक है उस पाठक को वो उदासी कहीं एकदम बहुत ना घेर ले। तो इसीलिए ये गीत और गज़ल उसमें बाकायदा आते हैं। गीत गज़ल के साथ मैं तो लगातार तीनों चारों उपन्यास पढ़ चुका हूँ आपके। तो जब मैं जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज़ था, उसका जो आपका प्रयोग है कि बार बार इतिहास के पात्रों से चर्चा हो रही है और आप उस प्रयोग में बहुत सफल रहे, ऐसा लग रहा था कि वाकई में गांधी ही हमसे बात कर रहे हैं या गोडसे ही हमसे बात कर रहे हैं। क्या ये प्रयोगवाद आप अपनी छवि तोड़ने के लिए करते हैं? क्योंकि जैसे आपका पहला उपन्यास आया था कि ये शहर वो तो नहीं, पहला उपन्यास था, सफल था, लोगों आपको ज्ञानपीठ मिला, चर्चाएं हुई, लेकिन कोई आपको लेकर कोई छवि नहीं बनी थी या आपका कोई मापदंड नहीं बना था। उपन्यास अच्छा लगा, लोगों को ये ज़रूर लगा था कि क्या पंकज सुबीर इससे बेहतर कभी लिख पाएंगे। मुझे भी था कि क्या इससे बेहतर कुछ हो पाएगा। फिर आपका अकाल में उत्सव उपन्यास आता है, वो भी बेहतर था और फिर विश्वास हो गया कि अब कुछ भी लिख सकते हैं पंकज सुबीर। तो क्या वो छवि जो आपकी बनती गई, जैसे अकाल में उत्सव के बाद बनी कि बेहतर लिख देंगे, साथ में कई लोगों ने कहा कि प्रेमचंद्र बनने की कोशिश, जो आलोचक थे उन्होंने, और आपके जो प्रशंसक थे उन्होंने तो आपको प्रेमचंद का, आधुनिक प्रेमचंद का तमगा दे ही दिया। फिर तीसरा उपन्यास जब आता है जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज़ था, तो तीनों को उपन्यास को मिला के एक छवि बना दी कि शायद तंत्र के खिलाफ आप लिखते हैं, तंत्र की मान्यताओं को तोड़ते हैं। तो क्या जो मान्यताएं आपके लिए बन जाती हैं, आप उनसे विचलित होकर इस सब्जेक्ट पे आए या पहले से कोई प्लानिंग थी? नहीं, इसका मैंने कहा ना कि इसकी प्लानिंग तो मेरे पास पहले से थी, इसकी योजना मेरे पास बनी हुई थी कि मुझे एक उपन्यास ऐसा लिखना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इसका आधार क्या होगा, ये उपन्यास चलेगा किस आधार पर। फिर चूँकि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ और एक मेरी भतीजी है, वो भी बेटी जैसी, तो 3 बेटियों का पिता हूँ। तो मुझे लगा कि साहित्य बहुत लिखा जा चुका है, हिंदी में सब भाषाओं में बहुत साहित्य लिखा जा चुका है। लोगों ने पिता और पुत्र के संबंधों पर बहुत लिखा, माँ और बेटी के संबंधों पर बहुत लिखा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिता और पुत्री के बीच में जो संबंध होता है, जो भावनात्मक संबंध होता है, वो दुनिया के किसी दूसरे रिश्ते में नहीं होता। पिता और पुत्री एक दूसरे से सबसे ज़्यादा इमोशनल रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं।
लेकिन मैं जब हिंदी में जाता था, उपन्यासों में जाता था, कहानियों में जाता था, तो इस रिश्ते पर बहुत कम लिखा गया। और बेटियों का पिता होने के कारण और मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ मेरा बहुत इमोशनल कनेक्ट है और मतलब हम दोस्त जैसे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो उस रिश्ते को किसी कहानी में आना चाहिए। मेरी दोनों बेटियां इस उपन्यास में हैं। एक बेटी ने मुझे विषय दिया और एक बेटी ने मुझे विस्तार दिया है कि वो जो इमोशनल जो सारे संवाद हैं वो मैं अपनी बेटी के साथ ही कर रहा हूँ। उसे ज़िंदगी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एक समय पे वो मुझे ज़िंदगी समझाने की कोशिश करती है जब बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है कि मैं अपनी छवि तोड़ने के लिए इधर आना चाहता था, एक नए तरह का उपन्यास देना चाहता था। लेकिन ये उपन्यास मुझे लिखना था, ये भी तय था कि देहदान और भोपाल शहर को मैं चित्रित करना चाहता था किसी उपन्यास में, पिता पुत्री के संबंधों को चित्रित करना चाहता था। तो वो सब मिलाकर एक उपन्यास में आ गए और छवि तोड़ने की कोई योजना तो नहीं थी, लेकिन इस उपन्यास ने मेरी छवि बदली है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके जिक्र भी हुआ है, मैंने पहले भी कहा कि आप सामाजिक सरोकार के साथ लिखते हैं, तो यहाँ जो संप्रदाय की बढ़ती एक बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही है, हम देख रहे हैं कि हम शायद पहले नफ़रत, घृणा और अब तो शायद कुछ ऐसी बातें बोलने लगे हैं जो समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका तो जिक्र करना भी बुरा मानता हूँ मैं। आपने डॉक्टर रेहाना के जरिए जो कोशिश की है, वहाँ पहले भी आप करते आए हैं, आपने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की हैं कि संप्रदाय पास आए, दूरियां ना बढ़ें, तो ये भी योजना का हिस्सा था या ये पात्र अपने आप लिखते लिखते पैदा हुआ? ये पात्र शुरुआत में उपन्यास की योजना में नहीं था, लेकिन जब इस उपन्यास को लिखना शुरू किया तो फिर ये तय हो गया था कि ये उपन्यास भोपाल में चलेगा, मतलब ये भोपाल शहर में चलेगा। और फिर भोपाल शहर में भी गांधी मेडिकल कॉलेज, ईदगाह हिल्स और कोहे फिज़ा के आसपास चलेगा। तो मुझे डॉक्टर अर्चना के साथ एक सहयोगी डॉक्टर चाहिए थी, जिनके साथ डॉक्टर अर्चना बातचीत में वो सारी बातें खोल सकें, अपनी ज़िंदगी को पूरा खोल सकें। तो फिर मेरे दिमाग में एक मुस्लिम डॉक्टर की छवि थी जिनसे मैं कभी मिला था बहुत बरसों पहले। तो मेरे दिमाग में अचानक वो कौंध हुई कि वो जिनके साथ डॉक्टर अर्चना अच्छे से सारी बातें कर सकती हैं वो डॉक्टर रेहाना होंगी और उनके साथ ही ज़्यादा अच्छे से बात कर सके, क्योंकि मैंने डॉक्टर अर्चना का घर कोहे फिज़ा में दिखाया है कि वो एक जीवन के पहले हिस्से में ईदगाह हिल्स पर रहती हैं और बाद के हिस्से में कोहे फिज़ा में आकर रहने लग जाती हैं। और चूँकि डॉक्टर रेहाना को भी आसपास कहीं दिखाना था, तो फिर इसीलिए वो धीरे धीरे जब उपन्यास पर काम करना शुरू किया तो फिर वो डॉक्टर रेहाना उसमें गढ़ दी गई और डॉक्टर रेहाना उसमें आ गई और मुझे आज लगता है कि वो उस उपन्यास की एक बहुत मुख्य किरदार हो गई। ये दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो रहता है कि चूँकि जो दूरियां बढ़ रही हैं धर्म को लेकर, संप्रदायों को लेकर जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसको हम अपने लेखन से या अपने स्तर पर कितना कम कर सकते हैं, इसका प्रयास हर लेखक को करना चाहिए। तो वो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रहती है। मेरे सारे लेखकों, सारी कहानियों में या सारे उपन्यासों में आप देखें कि कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम पात्र रहता है और वो केवल इसलिए रहता है कि मैं उस एक जो कुछ भी है आपसी उसको मिटाने की एक कोशिश है हमारी, और हर लेखक को करनी चाहिए। अगर आपके लेखन में सरोकार नहीं है, अगर आप किसी बहुत सामाजिक ऐसे विषय को नहीं उठा रहे हैं या किसी हल तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था मेरे। आपने ही एक प्रश्न मेरे को दे दिया, मेरे जहन में प्रश्न बिल्कुल नहीं था और आपके उपन्यास से बिल्कुल संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपने सरोकार की बात की। अभी नई हिंदी में सरोकार तो दूर दूर तक नहीं होता और बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी अश्लीलता और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत साहित्य को बिल्कुल नहीं है, ये हो रही हैं और उन उपन्यासों को पढ़ा जा रहा है। अच्छे उपन्यासों से ज़्यादा उन्हें पढ़ा जा रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि वो आते हैं और बिल्कुल एक ब्लास्ट करते हैं और फिर उनका धुआं भी नहीं दिखाई देता। जो इस तरह के उपन्यास हैं वो हमेशा बने रहते हैं, हमेशा लोगों की चर्चाओं में रहते हैं। आपके तीनों उपन्यास आज भी चर्चाओं में हैं, ये अब जुड़ गया है, ये भी रहेगा। लेकिन क्या उस तरह का लेखन गैर ज़रूरी है या वो उसको लिखना ही नहीं चाहिए आपने, क्योंकि सरोकार नहीं है उनमें? देखिए, वो साहित्य नहीं है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि साहित्य
और एक दूसरे तरह का लेखन, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। वो साहित्य नहीं है, वो तो एक जिसे कहते हैं लोकप्रिय लेखन है। अगर मैं हमारे समय की बात करें कि जब हम जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हमारे पास पढ़ने के लिए प्रेमचंद, अज्ञे, महादेवी वर्मा जैसे लोग थे, और उसके अलावा वो जो दुकानों पर बहुत उपन्यास बिकते थे, उनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेखक थे बहुत सारे लेखक जो कि इस तरह के उपन्यास भी लिखते थे, जो आते बहुत ही बिक जाते थे, जिनके 20-20 लाख प्रतियां बिकती थी। लेकिन वो 20 लाख प्रतियां बिकने वाले लेखकों के उपन्यास आज कहीं नहीं हैं। जो प्रेमचंद उस समय थे वो प्रेमचंद आज भी हैं, जो अज्ञे तब थे वो अज्ञे आज भी हैं, जो महादेवी वर्मा तब थी वो आज भी हैं। तो वो एक किसी ने कहा है ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो साहित्य जो होगा, अगर उसमें सरोकार नहीं है तो वो साहित्य किसी काम का नहीं है, और अगर उसमें सरोकार नहीं है तो समाज उसे रख के क्या करेगा, समाज उसे ख़त्म कर देगा, और समय और समाज दोनों मिलकर इस तरह के लेखन को समाप्त कर देंगे। बचा वही रह जाएगा जिसमें समय से, समाज से और सरोकारों से जुड़ने की ताकत हो, और वो सब उसके अंदर उनकी गूंज हो। तो उस नई वाली हिंदी या उस अलग तरह का लेखन, जिस अश्लीलता की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो हर काल में लिखते रहे। ऐसा नहीं कि वो आज लिखा जा रहा है, हर समय में, हर युग में, हर काल में ऐसा लेखन हुआ है, और समय ने और समाज ने ही उनको ख़त्म कर दिया है। इसलिए उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं, आप तो नए लेखक हैं इसलिए आपके लिए सलाह भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हम आकर्षित होकर उस तरह का लिखने लग जाएं कि वहाँ तो बहुत बिकता है तो हम वही लिखें। तो अभी 5 साल पहले जो 2-3 बहुत बड़े नाम चल रहे थे, उनको आप आज ढूंढोगे तो कहीं नहीं होंगे वो। तो वो तो 5 साल में ही ख़त्म हो गए, और हम देख रहे हैं कि 100 साल पुरानी किताबें जिंदा हैं अभी भी साहित्य की, पढ़ा जा रहा है। तो बस सरोकारों से जुड़े रहिए, बाकी समय सब तय कर देगा। इसके साथ ही जो इसके पात्र हैं वो बहुत खुल के बात कर रहे हैं जीवन को लेकर। खुल के बात करने के साथ वो एक नया दर्शन और नई सोच दे के जाते हैं। बाजारवाद के युग में डॉक्टर आपको मिले वो जो आपने इसमें जिक्र किया है। हाँ, देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब भी समाज में विकृतियाँ शुरू होती हैं, जब भी समाज में डिग्रेड होना शुरू होता है, तो सब जगह होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कहते हैं कि पत्रकार ऐसे हो गए, डॉक्टर ऐसे हो गए, दूसरा कोई ऐसा हो गया। सब जगह वो विकृतियाँ आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में अच्छे लोग बचे रहते हैं, और उन अच्छे लोगों के कारण ही वो समय बचा रहता है। एक लेखक का दायित्व ये होता है कि वो समाज में उन लोगों की तलाश करे जो कि अभी भी अच्छे हैं, जिन्होंने अभी भी अपने आप को ख़राब नहीं किया है, और उन अच्छे लोगों की कहानी लेकर आए। इसलिए ताकि वो लोग जो डरे हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि समय बहुत ख़राब हो रहा है और अब पता नहीं क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी या हम सब ख़त्म हो जाएंगे, उनको एक आशा की किरण हम देकर जाते हैं कि नहीं, अभी मत ऐसा सोचो। अभी जैसे डॉक्टर राम भार्गव के द्वारा मैंने बताया कि डॉक्टरी पेशा भी बहुत अच्छे लोग अभी बचे हैं, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो हम बुरे लोगों की कहानियाँ थोड़ी कहेंगे। हमें समाज को आशा देना है, हमें समाज को उत्साह देना है, तो हम अच्छे लोगों की कहानियाँ कहेंगे। और इसमें मैंने दोनों चीज़ें दिखाई हैं, वो बुराइयाँ भी दिखाई हैं जो चिकित्सा में आ रही हैं, और अच्छाइयाँ भी दिखाई हैं। तो ये एक प्रयोग है। हमारे साथ थे पंकज सुबीर जी, और उन्होंने अपने प्रयोग को बताया, सरोकार का संदेश दिया, और अपना एक दर्शन हमें देकर जा रहे हैं कि जीवन को सरोकार के साथ और अच्छे लोगों के साथ जीना है जो दुनिया को बचाए हुए हैं। पंकज सुबीर जी को उनके इस नए उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पाठकों से उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़कर उन तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे। धन्यवाद।